हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 9 क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से अपवर्तन और निक्षेपण। जैसा कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को टेट और सीटेट एग्जाम का एक प्रिपरेशन कराती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं इन एग्जामों में, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज हम बात करते हैं अपवर्तन और निक्षेपण के बारे में, जिसको बाह्य बल के अंतर्गत रखा गया है। एक होता है आंतरिक बल, आंतरिक बल ऐसा होता है जिसके जैसे मतलब भूकंप और ज्वालामुखी, ये सभी आंतरिक बल हैं जिसके द्वारा हमारे धरातल पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती है। ये एक बाह्य बल जो अपवर्तन और निक्षेपण के द्वारा हमारे धरातल पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपवर्तन और निक्षेपण, ये बाह्य बल है एक, उसमें होता है हमारा अपवर्तन और निक्षेपण में ये एक है अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण, यानी वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये 3 क्रिया होती है, ठीक है। अपक्षय जो होता है चट्टानों का अपनी जगहों पे टूट जाना, घिस आगे नहीं बढ़ना, चट्टानों का अपनी जगह पे टूट जाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। यानी इस तरह से बोल सकते हैं कि भारी हुआ क्षय, यानी भारी क्षय होता है, चट्टान टूट जाता है। उसके बाद है हमारा, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है टूटना। उसके बाद है हमारा अपवर्तन यानी इरोजन। अपक्षय और अपवर्तन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपक्षय और अपवर्तन एक ही है, बट अपक्षय और अपवर्तन एक नहीं है। अपक्षय जो है वो टूटता है चट्टान, और अपवर्तन जो है वो घिसता है, यानी घिस घिस के उसकी आकृति जो है वो छोटी भी हो जाती है। यानी चट्टानों के घिसावट को या उसमें हुए रगड़ को हम अपवर्तन बोलते हैं, यानी अपवर्तित होते रहता है, रगड़ते रहता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, ये दोनों एक नहीं है। उसके बाद है हमारा निक्षेपण। निक्षेपण जो है वो अपवर्तन के अपोजिट भी बोल सकते हो, यानी अगर टूटा हुआ अगर चट्टान कोई घिस रहा है तो वो घिसा हुआ पार्ट कहीं जाके जमा हो जाता है, तो उसको हम निक्षेपण बोलते हैं, यानी डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो एक जगह क्या है, स्थल बन रहा है, बिगड़ रहा है, और एक जगह क्या है, स्थलाकृतियां बन रही है। यानी अपवर्तन क्या है, वो घिस रही है, और निक्षेपण वही घिसा हुआ भाग जाके कहीं ऊंचा टीले की तरह किसी भी तरह से जो भी शेप है वो ले लेता है, तो वो होता है निक्षेपण। यानी अपवर्तन द्वारा जो पदार्थ हैं, छोटे धूल कण है, वो दूसरे जगह ले जाके जमा कर दिए जाते हैं, उस क्रिया को हम निक्षेपण बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब अपवर्तन और निक्षेपण करने की भी जो है वो किन्हीं तत्वों से तो होता होगा ना प्रकृति में मौजूद। तो अपवर्तन और निक्षेपण के जो घटक हैं, जो कारक हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 कारकों से अपवर्तन और निक्षेपण की क्रिया होती है। नदी, हिमानी और पवन, यानी अपवर्तन निक्षेपण के जो कारक हैं वो नदी, हिमानी और पवन, बहती हुई नदी से, पर्वतों पे जमे जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, जो हिम है, उससे, और हमारे विंड से यानी पवनों से। इन तीनों कारकों से अपवर्तन और निक्षेपण की क्रिया लगातार हमारे अर्थ पे होती रहती है, हमारे लैंड पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हिमानी और जो पवन है, ये जो 2 घटक है, इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ नदी के द्वारा की गई अपवर्तन और निक्षेपण की जो अवस्थाएं हैं, जो कार्य है, वो सब हम पढ़ेंगे नदी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नदी की, तो नदी भी एक जीवन की तरह चलता है, यानी हर जीवन का हर स्टेज होता है, एज होता है। तो नदी की भी 3 अवस्थाएं होती है। यहाँ पे ये देखिए, युवावस्था होता है, पौढ़ावस्था होता है और वृद्धावस्था। यानी ये युवावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। युवावस्था जो है, जब जहां से नदी का उद्गम होता है, जन्म होता है, जब जन्म होगा तो वो काफी क्या होगा, तेज वेग में होगा, क्या होगा, उसको तूफानी अवस्था भी बोलते हैं। यानी युवावस्था जो है वो कहाँ से होता है, पर्वतों से, जहां से जन्म होता है, और नदियों का उद्भव जो है वो पर्वतों से होता है। तो युवावस्था जो है वो पर्वतों पर होता है, अपक्षय करने की क्रिया ज्यादा होती है, तेज वेग में होता है, और काट छाट की क्रिया इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे भी वो युवावस्था में होता है, तूफान की अवस्था में होता है। पौढ़ावस्था जब वो मैदानी भागों में आता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, तो वहां पे जो है उसको हम मैदानी भागों पे जो अवस्था आती है नदी की, उसको हम पौढ़ावस्था कहते हैं। और अपक्षय करने की क्रिया जो है वो युवावस्था से कम हो जाती है, और निक्षेपण की क्रिया जो है वहां से शुरू होने लगती है, और काट छाट करने की शक्ति उसमें कम हो जाती है, क्योंकि उसका एज भी ढल गया है। उसके बाद है वृद्धावस्था, यानी मैदानी क्षेत्रों से होके गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से एकदम अंत तक जाती है, वहां तक हम उसको वृद्धावस्था तक ले लेते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं होती है नदी की। अब हम बात करेंगे कि अब नदी की जो कार्य हैं, कार्य बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी एज में नदी कौन कौन से कार्य करती है भाई, कौन कौन से काट छाट करती है, क्या बनाती है, पर्वतों पे क्या बनाती है, मैदानों में क्या बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नदी जो है वो, जब नदी का उद्भव होगा तो वो पहले काटना शुरू करेगी, निक्षेपण बाद में करेगी। तो पहले हम अपवर्तन
कि जो इस नदी के द्वारा जो अपर्दन करके जो स्थलाकृतियां बनाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो अपर्दन से बना हुआ स्थलाकृति, ठीक है, वो भी नदी के द्वारा, याद रखिएगा, हिमानी और पवन के द्वारा नहीं। तो सबसे पहले नदी जो है वी आकार की घाटी बनाती है। नदी जब पर्वतों से निकलती है तो क्या होती है कि वो कहीं कहीं पर्वतों का शेप ऐसा होता है कि दो पर्वत आपस में सटे हुए होते हैं, लेकिन नदी क्या है बहुत ज्यादा तेज वेग में होती है, तो उसको जहां रास्ता मिलता है वहीं से वो होके गुजरती है। तो जब दो सटे हुए घाटी के बीच से नदी एक पतली सक्रीन रास्ते से निकलेगी, तो क्या मैंने बताया है कि पर्वतों पे जब नदी होती है तो अपर्दन करने की क्रिया काफी ज्यादा होती है उसमें। तो जब वो उसकी जो रास्ते हैं वो पतले रास्तों से दो पहाड़ों के बीच में होकर गुजरेगी, तो वो लगातार उस जगह को क्या करेगी, जहां से गुजरेगी शार्प करती जाएगी, नीचे की बगल काटती जाएगी, तो वो घाटी का जो ऊंचाई है वो और बढ़ते जाएगा और एकदम वी शेप में दिखेगा। इस तरह से ये दो पर्वत है और इसके बीच से नदी आ रही है उधर से और इसके बीच से होकर लगातार गुजर रही है, तो ये जो है ये नीचे की ओर धंसते जा रही है और ये ऊपर की ओर और उठते जा रही है, जो एक वी शेप बनाती है। तो ये वी शेप की जो घाटी है वो कौन बनाता है, तो नदी के द्वारा बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है आप लोगों को मैंने बता दिया, ये दोनों घाटी है। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे चेंजिंग होते हैं जिसके भूकंप या ज्वालामुखी के द्वारा एक पर्वत के बगल में दूसरा पर्वत अपने आप हो जाता है और वहां से नदी ऑलरेडी पहले से पार होती रहती है, तो भी वो वी शेप में बनते जाता है, ठीक है। और गहरा होगा तो वो वी शेप बनाएगा। वी शेप घाटी भी दो प्रकार के होती हैं बनाई हुए, क्या होता है उनके आकार पे बांटा गया है। एक होता है गार्ज, एक कैनियन। गार्ज जो होता है वो इस तरह से जब नदी गुजर रही है तो एकदम शार्प बनता है नीचे की ओर, एकदम ये शार्प खरी ढाल बनती है, ज्यादा गहरा तक धंसते जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गार्ज, ठीक है। उसके बाद ये भी वी शेप में ही होता है लेकिन एकदम गहरा हो जाता है, काफी दिनों बाद एक गार्ज बन जाता है नीचे की ओर एकदम नोकीला टाइप से। उसके बाद है कैनियन जो है वो गार्ज का ही बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है। ये देखिए किस तरह से कैनियन, जो गार्ज है वो एकदम शार्प इधर से बना है, लेकिन जो कैनियन है ये घाटी को इधर चौड़ाई से भी बढ़ाएगी और इधर भी बढ़ाएगी और इधर चौड़ाई से बढ़ाती जाएगी, यानी दो घाटी ऐसे है, इस तरह से है, तो इधर इसको चौड़ाई में भी ऐसे काटेगी और नीचे में भी काटेगी, तो वो क्या हुआ, वो भी गार्ज होता है, लेकिन वो काफी सालों बाद कैनियन का रूप ले लेता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैनियन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल मैं बताऊं आप लोगों को, कैनियन और गार्ज का कहाँ कहाँ है। गार्ज, गार्ज जो सिंधु नदी घाटी है वो एक गार्ज है एक प्रकार का, और कोलोराडो यूएसए में जिसको ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, बहुत बड़ा कैनियन है, वो कोलोराडो है। उसके बाद हम भारत की बात करें तो कश्मीर का वैली जो है वो गार्ज है एक तरह का, और चंबल घाटी जो है वो एक तरह का कैनियन है, यानी ये सब भी एक वी शेप में होता है लेकिन अपने आकृति के अनुसार गार्ज और कैनियन में बटा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे जलप्रपात यानी वाटरफॉल की। वाटरफॉल क्या होता है, नदी के अपर्दन के द्वारा ही बनाया गया एक स्थलाकृति है। ये भी वाटरफॉल जिसको बोलते हैं कि एक तीव्र ढाल के पर्वतों से पानी जब एकदम तीव्र ढाल से नीचे की ओर गिरती है तो उसको वाटरफॉल बोलते हैं, यानी एकदम काफी ऊंचाई से पानी नीचे की ओर गिरती है, काफी ऊंचाई से। देखिए इस तरह से ये है हमारा पर्वत और यहाँ से पानी होके आ रही है और सामने मुलायम चट्टान है, ठीक है, उसके सामने एक मुलायम चट्टान है और ये एक कठोर चट्टान पे आ रही है, और इससे ज्यादा मुलायम चट्टान जो है वो अपर्दन के कारण या फिर पानी के टकराव के कारण क्या है, टूट गया आगे का चट्टान, तो पानी जो है एकदम ऊंचाई से डायरेक्ट इस तरह से को बिना अवरोध के, किसी अवरोध के इस तरह से एक शेप बनाएगा, नीचे की ओर गिरेगा और जाके एक कुंड भी बनाएगा, जो ये गर्त भी बनाएगा, ठीक है। ये प्रेशर से गिरेगा तो कहीं ना कहीं तो गड्ढा करेगा, तो कुंड बनाएगा जिसको प्रपात कुंड भी बोलते हैं, और फिर अपना रास्ता इधर से ले लेगा इस तरह से। तो खड़ी ढाल की पर्वतों से पानी का नीचे की ओर गिरना, जिसकी ऊंचाई ज्यादा होती है उसको हम जलप्रपात बोलते हैं, यानी वाटरफॉल बोलते हैं, जो एक शेप बनाती है। उसके बाद है वाटरफॉल में ही अगर हम बात करें, वाटरफॉल तो हमने पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। एंजल वाटरफॉल जो है जलप्रपात है वो कहाँ पे है, वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल, जो कि वेनेजुएला में दक्षिण अमेरिका में चुरुन नदी पे है। उसके बाद हमारा जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसको गरसोपा भी बोलते हैं, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। अब नियाग्रा जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये एंजल जो है ऊंचाई के दृष्टिकोण से, और नियाग्रा जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के दृष्टिकोण से, जो कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पे फिंगर लेक है करके झील है, वहां पे 5 झीलें हैं जिसमें से कि 2 झील ईरी और ओंटारियो है। इन्हीं दोनों के बीच में नियाग्रा झील जो है वो मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे विक्टोरिया की, जो कि जमबांजी नदी पर है, जो कि
दक्षिण अफ्रीका में है। ये 4 आप लोग याद कर लीजिएगा, जलप्रपात एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद हम जलप्रपात में अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का छोटा सा झरना बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जलप्रपात क्या है, बड़ा है, ऊंची ढाल से गिर रहा है तो वो बड़ा है, लेकिन ये क्या है, कैटरेक्ट है। यानी हम कैटरेक्ट की बात करें तो कैटरेक्ट प्रकार का झरना बनता है, यानी कठोर और मुलायम चट्टानों से। मान लीजिए कि जो पानी है वो कठोर चट्टान पे जा रही है, ठीक है, जाते जाते उसको क्या हुआ, आगे का चट्टान मुलायम है, यानी कठोर चट्टान की तुलना में आगे का चट्टान जो है वो ज्यादा अपरदित होगा, ज्यादा घिसेगा, और जब ज्यादा घिसेगा तो वो डाउन में आ जाएगा। तो वो क्या होगा, पानी वहां से जाएगी और मुलायम चट्टान जो है या तो वो टूट के या घिस के नीचे हो जाएगी, तो उस पे गिरेगी, मुलायम चट्टान पे, ठीक है। उसके बाद फिर कठोर चट्टान आएगी तो फिर वो उस पे जाएगी, वो कम अपरदित होगी, फिर उसके बाद मुलायम चट्टान होगी तो फिर वो टूटेगी, तो फिर वो नीचे गिरेगी, यानी रुकावट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। जलप्रपात में रुकावट नहीं आता है, डायरेक्ट ऊंचाई से गिरता है। और जो कैटरेक्ट है वो स्टेप स्टेप करके सीढ़ी नुमा टाइप से बना के गिरता है। ये देखिए इस तरह से हम मान लीजिए वाटर जा रहा है इस पहाड़ से होके, आगे का जो पहाड़ है मतलब इसी में, ठीक है, आगे का जो पहाड़ी है वो कमजोर है, मुलायम है, तो वो क्या है, घिस के छोटी हो गई है ये वाली, तो पहाड़, ठीक है, तो पानी यहाँ से गिरेगा, आगे का टूट गया ये पहाड़ तो पानी यहाँ से गिरेगा, फिर उसके बाद फिर इसको कठोर चट्टान मिलेगी, फिर इस पे गिरेगा पानी, फिर मुलायम चट्टान नीचे रहेगी तो वो मुलायम चट्टान उससे धसी हुई पार्ट में रहेगी तो फिर वो उस पे गिरेगी। इस तरह से करके क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गिरती है, यानी लगातार नहीं गिरती है, यानी एक सीढ़ी नुमा क्षेत्र बनाती है इस तरह से, कठोर चट्टान मुलायम चट्टान, कठोर और मुलायम और कठोर, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कठोर चट्टान, इधर का मुलायम चट्टान टूट गया है, फिर कठोर चट्टान पे आई, फिर मुलायम चट्टान नीचे धसा हुआ है, मतलब ज्यादा अपरदित है, नीचा हो गया है, फिर कठोर चट्टान जो है वो ऊपर की ओर है। तो इस तरह से कई प्रकार के कैटरेक्ट आप लोग देखने के लिए मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो मिस्र में जो नील नदी है उसमें आप लोगों को कई कैटरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का छोटा झील या झरना बोल सकते हैं, झरना जो कि पहाड़ों से होके गुजरती है और स्टेप बाय स्टेप में गिरती है, लगातार नहीं गिरती है, तो उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। उसके बाद है छिप्रिका, जिसको रैपिड्स भी बोलते हैं। छिप्रिका भी एक प्रकार का झरना है। छिप्रिका में क्या होता है कि इसमें कोई स्टेप नहीं बनता है, नदी गुजर रही होती है, बीच में एक क्या होता है, बड़ा सा चट्टान आता है, जो वो मजबूत चट्टान होता है, उसको वो तोड़ नहीं पाती है, तो पानी क्या करता है कि पानी का चूंकि क्या होता है कि गति तेज होती है, तो वो क्या करता है, उसको पार करके इधर उछल जाता है पानी, तो वो एक छोटा सा झरना बनाती है, उसको हम छिप्रिका बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से पानी जा रही है, बीच में एक चट्टान आया जो कि मजबूत है, तो पानी क्या करेगी, उसको तोड़ नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी, पानी उसके ऊपर से जंप करके इधर से आ जाएगी, यानी ये जंप कर जाएगी और फिर अपना रास्ता पकड़ेगी। तो इसका जो ऊंचाई जो होता है ना, ये जलप्रपात से कम होता है, छिप्रिका की ऊंचाई, ठीक है। और ये खड़े ढाल पे नहीं, थोड़ा समतल ढाल से होके गुजरती है, ठीक है। तो ये अंतर हुआ जलप्रपात में, छिपिका में और कैटरेक्ट में। सीढ़ी नुमा छिपिका छोटे समतल वाले चट्टान से होके उछल के उधर गिरती है जाके, वो हो गया छिपिका, और जलप्रपात जो एक ऊंचे ढाल से नीचे की ओर गिरता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जलगर्तिका क्या होता है। जलगर्तिका जैसे जब नदी बहुत ज्यादा तेज वेग में होती है तो अपने साथ क्या करती है, तोड़फोड़ करके लाते रहती है, तो अपने साथ बड़े बड़े जो चट्टान हैं वो भी उनके साथ भंवर के साथ बहुत तेज गति में घूमते रहते हैं, तो क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं गर्त बनाते हैं उसके टकराव से, तो वो होता है जलगर्तिका। और होता है कि अगर मान लीजिए पानी इस तरह से जा रही है और यहाँ पे एक मुलायम चट्टान मिल गई उसको, तो वो क्या करेगा, अपने प्रेशर से इस मुलायम चट्टान को उखाड़ लेके चला जाएगा और इसके पास इसका जो जगह खाली बच जाएगा वहां पानी भर जाएगा इस तरह से, तो ये होता है जलगर्तिका, ठीक है। तो आप लोगों को आया समझ में, इसको जलगर्तिका या जलगर्त या पॉट होल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये छोटे छोटे चट्टान के पत्थरों से उखड़ जाने से वहां पानी भर जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा संरचनात्मक सोपान। कहीं कहीं प्राकृतिक में ऐसा संरचना होता है चट्टानों का कि मुलायम चट्टान और कठोर चट्टान क्रमबद्ध रूप से होते हैं, तो जो है कठोर चट्टान का जो अपरदन है मुलायम चट्टान की तुलना में कम होती है, तो वो क्या होता है एक सीढ़ीनुमा क्षेत्र में बने होते हैं और वहां से पानी होके गुजरती है, तो उसको हम संरचनात्मक सोपान बोलते हैं, यानी सीढ़ी। तो यानी ये देखिए ये मुलायम चट्टान है, ठीक है, तो ये ये कठोर चट्टान है तो ये ज्यादा ऊंचा है, फिर मुलायम चट्टान धस के नीचे हो गया है तो यहाँ पानी यहाँ पे आ जाएगी ये मुलायम चट्टान पे, फिर कठोर चट्टान, फिर मुलायम, फिर कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर, इस तरह से क्या होता है कि
सीढ़ी की तरह शेप बन जाएगा। इस तरह का संरचना प्राकृतिक में होता है, जहाँ क्रमबद्ध रूप से कठोर और मुलायम चट्टान मिलते हैं पानी को, और वो सीढ़ी नुमा क्षेत्र में, मतलब सीढ़ी ढाल की तरह ऐसे बनाते जाएंगे, सीढ़ी की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि ये संरचनात्मक सोपान यानी स्ट्रक्चर बेंचेस, यानी बेंच की तरह होता जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नदी विसर्ग। नदी विसर्ग क्या है? ये मैदानी भागों पे होता है, और पौधावस्था में जब आती है नदी तब नदी विसर्ग बनाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सी अवस्था में नदी की नदी विसर्ग बनता है, तो पौधावस्था में मैदानी भागों पे बनता है। जब वो ऊंचे पर्वतों की ढाल से नीचे की ओर आती है तो उसकी जो पानी की चौड़ाई है, जब मैदानों में आएगी तो मैदानों की जो चौड़ाई होती है ज्यादा होती है, तो वो जब चौड़ाई में बढ़ेगा तो उसका वेग इस कारण भी कम होगा, और जब ऊंचे ढलानों से आएगी पौधावस्था में तो उसका वेग कम होगा। जब उसका वेग कम होगा तो उसमें काटने और छाटने की जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाएगी, तो उसको जहां जहां रास्ते मिलेंगे वो वहीं वहीं बहेगी, या जहां वो अपनी गति के अनुसार, कम गति के अनुसार जो भी उसको बहुत ज्यादा कमजोर मिलेंगे वहां वो काटते छाटते धीरे धीरे अपना आगे बढ़ेगी, ज्यादा कटिंग करने की उसमें क्षमता नहीं होती। तो इस तरह से हम बोलते हैं मैदानी भागों पे जब नदी टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलती है तो उसको हम नदी विसर्ग बोलते हैं। और क्यों चलती है मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैदानी भाग है, इस तरह से नदी टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चले जा रही है, जिधर उसको रास्ता मिल रही है, जिधर उसको ढलान मिल रहा है, और ये सभी जगह है, चट्टान है जिसको वो नहीं काट पा रही है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नदी, ये नदी विसर्ग के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको बता सकते हो। ठीक है, कि मैदानी भागों में ढलानी क्षेत्रों में ये आगे बढ़ता है। उसके बाद है गोखुर या चाप झील, जिसको ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। ये गोखुर झील इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गाय के खुर के समान होता है, शेप होता है, इसलिए इसका नाम गोखुर झील भी रखा गया है। ये क्या होता है कि जब विसर्ग की ग्रीवा आपस में सट जाती है तो वो मुख्य द्वार में आ जाती है, और जो छूटा हुआ भाग होता है उसको गोखुर झील बोलते हैं। ये आप लोगों को शब्दों में मैंने बताया, मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ कि गोखुर झील क्या होता है। ये मान लीजिए कि इस तरह से नदी जा रही है विसर्ग बनाते हुए, ठीक है, इस तरह से विसर्ग बनाते हुए नदी जा रही है, ये तो विसर्ग है। अब क्या होगा, कुछ परिवर्तन, कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि नदी के बहाव से उसका जो किनारा है वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कटते जाएगा, ये कटते जाएगा, इधर से कटते कटते पानी क्या होगा, जब ये पूरा कट जाएगा तो पानी जो है कट के दूसरा रास्ता ले लेगा और उसके मुख्य द्वार से आके जुड़ जाएगा। कहीं भी जुड़े, यहाँ जुड़े या यहाँ आके जुड़े, जहां भी जुड़ेगा तो ये क्या होगा कि जब ये यहाँ से कट के चट्टान जो है धीरे धीरे लीक होता रहेगा, कटते रहेगा, वहां से धीरे धीरे करते करते हट जाएगा, और फिर पानी का जो रास्ता इधर से ना जाके इधर से बहने लगेगा, अपना रास्ता इधर बना के जो मुख्य द्वार है जिधर आगे से जा रहा है वो जाके वहां मिलेगा, तो ये रास्ता जो क्या है ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे पानी भरा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब कोई रास्ता नहीं है क्योंकि रास्ता दूसरा इसने चेंज कर लिया। तो ये जो भरा हुआ पानी से जो भाग, छूटा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील। आया आप लोगों को समझ में, ये रास्ता छूट गया। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि संप्रदाय मैदान यानी जिसको पेनी प्लेन भी बोलते हैं, ये भी अपर्दन के द्वारा बनाई जाती है। यानी जब नदी जो है किसी न किसी पर्वत को क्या करती है, लगातार घिसते रहती है, घिसते घिसते वो उसको पठार के रूप में करती है और फिर उसको मैदान के रूप में कर देती है। यानी इस तरह से ये देखिए, ये पहले पर्वतों पे ऐसे बह रही है, इसी पर्वत को क्या की, घिस के पठार के रूप में कर दिया इसने, फिर पठार के बाद इसको मैदान के रूप में कर दिया। ठीक है, इसको इस जितने घिसते घिसते जितने भी तत्व हैं इसको मैदान के रूप में ऐसे बिछा दिया। इस तरह से इसको हम पेनी प्लेन या संप्रदाय मैदान बोलते हैं। ये अपर्दन के द्वारा बनाई जाती है, यानी ये घिस घिस के क्या किया, पठार बनाया, और ये पठार घिसते घिसते क्या हुआ, एक प्लेन का रूप ले लिया जिसको पेनी प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं पेनी प्लेन में और संप्रदाय मैदान में और बाढ़कृत मैदान में, एक ही है और टिक करके आ जाते हैं। पेनी प्लेन जो है वो अपर्दन के द्वारा बनती है, कैसे बनती है मैंने बताया, और जो बाढ़कृत मैदान है वो निक्षेपण के द्वारा बनती है, वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं नदी द्वीप। नदी द्वीप जो है ये भी अपर्दन के द्वारा बनाई जाती है। नदी जब क्या होता है कि अपने कम वेग में आती है तो जब उसको बीच में बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं, बड़े बड़े चट्टान, ठीक है, तो नदी क्या करती है कि उनको वो ज्यादा ना तो उनको हिला पाती है, कुछ भी वो नहीं कर पाती है, उसको ज्यादा काट भी नहीं पाती है। ठीक है, तो नदी इस तरह से मान लीजिए जा रही है, अपना रास्ता लेके बह रही है, ठीक है, कम वेग में, बीच में क्या है, एक बड़ा सा चट्टान आया, अब उसमें क्या करेगी कि वो उसको तोड़ भी नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी,
अपना रास्ता बनाएगी, उसके अगल बगल से होके गुजरेगी, इधर से भी गुजरेगी, ये चट्टान के इसके बगल से भी होके गुजरेगी। ठीक है, अब वो क्या करेगी, लगातार इसके चारों तरफ से होके गुजर रही है, तो वो धीरे धीरे क्या कर रही है, इस चट्टान को घिस रही है। तो ये चट्टान घिसते घिसते क्या होगा, छोटा रूप ले लेगा और नदी के चारों तरफ हो जाएगा, तो ये एक द्वीप बन जाता है, जिसको बोलते हैं नदी द्वीप। यानी ये भी अपरदन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, यानी चट्टान घिस घिस के नदी के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है नदी द्वीप। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की मांजुली द्वीप ले सकते हैं, इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में भारत में है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्थलाकृतियां कहाँ की, अपरदन द्वारा नदी से बनाई गई। उसके बाद हम बात करेंगे निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की। तो इसमें भी 5 प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती है। अब जब नदी घाटी को छोड़ के मैदानी रास्तों में आएगी तो वो निक्षेपण करती है और उसी के द्वारा ये सब आकृतियां बनाई जाती है। जलोढ़ संख यानी एलुवियल कोन्स भी जिसको बोलते हैं। एलुवियल कोन क्या होता है, जब नदी इस तरह से देखिए पहाड़ी रास्तों से उतर के जब मैदानी रास्तों में आती है तो मैदान का और जो पहाड़ का जो बॉर्डर हम बोल सकते हैं, ठीक है, यानी जहां पे खत्म हुआ पहाड़ और जहां से मैदान शुरू हुआ, तो जब ढाल से उतर के मैदान में जाएगी तो उसका जो वेग कम होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैदानी भागों में वेग कम होगा, तो क्या होगा कि वो अपने साथ प्रेशर में लाई हुई पहले बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ेगी। कहाँ छोड़ेगी, पर्वतों के एकदम जड़ के पास जहां बॉर्डर है मैदान का। तो वो क्या करेगी, अपने पहले बड़े बड़े भाग को छोड़ेगी, छोटे छोटे तो उस टाइम पे भी प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा जो मैदानी भाग में उतरने से पहले, क्योंकि वो जड़ है पर्वत का। तो वो पहले बड़े पत्थरों को छोड़ना शुरू करेगी अपने जड़ के पास इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये कोन का रूप ले लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ शंकु। ठीक है, और क्या होगा कि चूंकि ये बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर जमा करने लगती है तो उसके बीच में गैप होते हैं, तो पानी इन गैप से निकल जाती है। कभी कभी क्या होती है कि पानी कुछ टाइम के लिए गायब भी हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन ये पानी बीच से होके गुजरते गायब रहते हैं, कुछ टाइम तक पानी नहीं दिखती है। उसके बाद ये आप लोगों को समझ में आया कि जलोढ़ शंकु। अब उसके आगे जब वो और भी ज्यादा बढ़ेगी तो उसका प्रेशर मैदानी भागों में जब जाएगी तो उसका प्रेशर कम होगा, तो वो क्या करेगी, अब छोटे छोटे कणों को छोड़ेगी। पहले उसने भले बड़े कणों को छोड़ा, उसको जलोढ़ शंकु बोलते हैं, अब वो छोटे छोटे कणों को छोड़ना शुरू करेगी इस तरह से। तो ये क्या होता है कि अर्धवृत्ताकार शेप में होता है, जिसको हम जलोढ़ शंख पंख, जिसको हम जलोढ़ पंख यानी फैंस बोलते हैं, एलुवियल फैंस। तो ये क्या होता है, पंख की तरह होगा, यानी अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पत्थरों से बने होते हैं और जलोढ़ शंकु जो होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से कोन्स की तरह होते हैं और ये पंख की तरह छोटे छोटे होते हैं। तो ये जब आगे बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा, जब छोटे छोटे जो कण होंगे उसको बोला जाता है बांगर मिट्टी भी बोला जाता है। वो जो छोटे छोटे कण होंगे मिट्टी के चट्टानों के, उसको बांगर भी बोला जाता है, यानी बांगर मिट्टी भी ये जमा करते हैं, यानी जलोढ़ बांगर मिट्टी इस तरह से। ठीक है, और चूंकि इसमें बालू के कण भी ज्यादा होते हैं और पानी भी होता है तो इसको ये तराई भी, यानी उस मिट्टी को तराई बोलते हैं, दलदली क्षेत्रों को। ठीक है, वो दलदला क्षेत्र हो जाता है तो उसको हम तराई बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। ठीक है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो बांगर उसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे कणों को अपने साथ जमा करते जाता है। उसके बाद प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल जो होता है लेव्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरह का एक हम इंसान बांध बनाते हैं पानी के कटाव को मतलब मोड़ने के लिए, यानी जो पानी का प्रेशर ज्यादा है उसको बांध बना के कहीं और भेज के अपने क्षेत्रों में आने से रोकते हैं, वो बांध बनाया जाता है, पानी के को बांधा जाता है। एक होता है प्राकृतिक तटबंध, जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जैसा कि अपरदित करते आती है, तो वो क्या करती है कि दोनों किनारों पे फैलते फैलते क्या करती है, वो उन अपशिष्ट पदार्थों को जमा करते जाती है, और वो चूंकि हमेशा लगातार वहां बढ़ते रहता है तो वो जो तटबंध है वो भी ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं, एक पार की तरह दोनों साइड से अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ते जाती है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरह से नदी बह रही है और अपने द्वारा लाई गई जो अपशिष्ट पदार्थ है यहाँ अपने पारों पे जमा करती जा रही है, धीरे धीरे जमा होते होते ये भी इसका भी साइज बढ़ते जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, ये सभी निक्षेपण के द्वारा ये सभी आकृतियां बन रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बालकृत मैदान का, यानी फ्लूड प्लेन की अगर हम बात करें तो जो फ्लूड प्लेन है
वो निक्षेपण के द्वारा बनाई गई प्लेन है। ये कैसे बनती है कि जब नदी का जो पानी का जो लेवल है किसी क्षेत्र में ज्यादा भर जाता है, और जब भरने के बाद उसका लेवल वो धीरे धीरे जब वहां से निकलता है तो अपने द्वारा जो भी वो धूल मिट्टी कण जो भी लाई जाती है वो वहां पे बिछा के प्लेन की तरह चला जाता है, तो उसको हम बर्डकृत मैदान बोलते हैं। और वो अपने साथ जो प्लेन की तरह जो मिट्टी छोड़ के जाता है उसको हम खादर खादर नई जड़ों मिट्टी बोलते हैं, जो कि ये काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। उसके बाद है डेल्टा, एकदम लास्ट मुहाने पर नदी कहीं ना कहीं जाके समुद्र में मिलती ही है, यानी उसका अंतिम चरण होता है। ठीक है, तो जब अंतिम चरण में वो डेल्टा बनाती है नदी। इस तरह से सारा कार्य करते हुए हम लोगों ने पढ़ लिया नदी ने क्या क्या कार्य किया अपने पूरी लाइफ में, कौन कौन सी अवस्थाओं में। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसकी लास्ट अवस्थाएं होती है, वहां के बाद उसकी फिर से एक चक्र घूमता है। तो हम उसके अंतिम चरण की अगर हम बात करें तो नदी इस तरह से जा रही है, अपने साथ जो भी बचा कुछ अपशिष्ट पदार्थ है बहुत छोड़ने के बाद, यानी ये सब इस आकृतियां बनाने के बाद निक्षेपण करने के बाद उसका जो भी बचा कुचा पदार्थ है वो समुद्र में मिलने से पहले समुद्र के जो मुहाने पर है वो इस तरह से छोड़ेगी। इस तरह से छोड़ते छोड़ते जाके फिर ये ऐसे समुद्र में मिलेगी, यानी ये भी एक तरह का भाग बन जाता है, एरिया बन जाता है। ठीक है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई गई जो नदी है, इन दोनों के द्वारा बनाई गई जो है वो सुंदरवन डेल्टा, जहां पे सुंदरी नामक वृक्ष भी पौधे भी पाए जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। ठीक है, तो जब नदी अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में मिलने से पहले अपने सारे पदार्थों को समुद्र के किनारे पे जमा करती जाती है, लगातार जमा करते उसका साइज बड़ा होगा तो वो एक एरिया बनेगा, और वहां पे भी बहुत कुछ का जो होता है वो प्रोसेस होने लगता है, तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अब डेल्टा भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने 2 प्रकार के ऐड किए हैं। एक चापाकार डेल्टा, लगातार नदी उस पर से हो के उस डेल्टा पर से भी हो के जा रही है तो क्या होगा, चापाकार का आकार का हो जाएगा, यानी चिपटे आकार का हो जाएगा। उसके बाद है पंजाकार डेल्टा, ये नदी है इस तरह से जा रही है समुद्र में मिलने के लिए, समुद्र का छोर है यहाँ पे ये डेल्टा बनाई है। ठीक है, अब नदी क्या है कि अलग अलग नदियां जो क्या इस यहाँ से होके गुजर भी रही है, तो वो उस डेल्टा के बीच बीच से होकर गुजर रही है, तो उसका शेप में भी चेंजिंग आने लगता है, यानी पंजे के आकार का बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा कैसे बनता है आप लोगों को भी पता चला कि नदी बीच बीच से होकर गुजरती है डेल्टा के और समुद्र में जाके मिलती है। तो ये हो गया पूरा नदी का लाइफ, नदी की स्टेज, और वो अपनी लाइफ में कौन कौन से कार्य करती है, कौन से स्टेज से गुजरती है, किस स्टेप में कौन सा शेप बनाती है, अपर्दन और निक्षेपण से बने नदी के द्वारा शेप से वो आप पढ़ लो, इसमें एग्जाम में टिक कर देना, पूछा ही जाता है सारे शेप्स का नाम लेके। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिमानी और पवन के द्वारा बनाई गई अपर्दन और निक्षेपण से स्थलाकृतियां। तो नदी का जो है हमारा, ये देखिए मैं आप लोगों को, ये हो गया युवावस्था, ये हो गया हमारा पर्वत, ये हमारा मैदान पे पौड़ावस्था, और लास्ट में अंत में जाते जाते जो ये जो मुहाने पे समुद्र से मिलती है तो यहाँ तक इसका वृद्धावस्था होके समाप्त। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा नदी की लाइफ हो गई, जहाँ पे अपर्दन, यहाँ से स्टार्ट निक्षेपण और लास्ट में अंत। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।